अच्छा, लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया था, एकदम बेसिक्स। हाँ सर, ये एप्लीकेशन था और फर्स्ट और सेकंड वाले तीनों में फेस वैल्यू अलग होते हैं। पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू मंगवाया जाता है। फेस वैल्यू कैसे अलग हो सकता है? एक शेयर का फेस वैल्यू तो एवरी टाइम सेम ही रहेगा। इफ इट इज 10 देन इट हैज टू बी 10। उसका पार्ट कर करके मंगवा रहे तुम। जैसे मतलब तुमने गाड़ी खरीदा 15 लाख में, अब तुम उसको टुकड़ों में पेमेंट मंगवा रहा है, तो तुम्हारा मर्जी, तुम बोला कि एक बार में हमको 5 लाख दे दो, फिर नेक्स्ट टाइम हमको और 2 लाख दे देना। ऐसे करके मतलब कंपनी अपना पैसा मंगवा रहा है। पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया था। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले कंपनी क्या करता है? एप्लीकेशन रिसीव करेगा। सेकंड, एप्लीकेशन ट्रांसफर होगा। राइट। थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू होगा। फोर्थ, रिसीव होगा। थर्ड में अलॉटमेंट ड्यू होगा और फोर्थ में अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। फिफ्थ में फर्स्ट कॉल ड्यू, फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर फाइनल कॉल रिसीव हो जाएगा। ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब यूज करते हैं हम? जब अपना शेयर से जो पैसा नहीं। जब कोई शेयर होल्डर अपना कॉल मनी नहीं पे करता, तब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब यूज करना है? जब एडवांस में कोई शेयर होल्डर पे कर दे। कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी? तो डेबिट होगा। क्लियर है। कॉल्स इन एडवांस तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मैक्सिमम कितना होगा? 10% पर एनम एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो इशू कर सकता है उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? कौन सा सिचुएशन में? एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? कैन ए शेयर्स बी इशूड एट पार? व्हाट डू यू मीन बाय इशूड एट पार? फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ऑफर वैल्यू, दैट इज इशू प्राइस। ठीक है। कैन शेयर्स बी इशूड एट प्रीमियम? इसका मतलब इशू प्राइस विल बी हायर देन द फेस वैल्यू। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो मोर देन द फेस वैल्यू, ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। यहां तक समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देन कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा? एमओए एंड एओए। फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और एओ में रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू कंपनी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब एक बात बताओ, कंपनी पहले शेयर्स इशू करती है या पहले कुछ खर्चा करना पड़ेगा? कौन सा खर्चा? यदि पब्लिक को शेयर्स दे रहा है तो कौन सा खर्चा करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। प्रिलिमिनरी नहीं बोलते, प्रिलिमिनरी हो गया जब कंपनी शुरू करने से पहले का खर्चा होता है। अब हमारा कंपनी बन चुका है, एक बार कंपनी बन गया उसके बाद ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकता है। इज इट क्लियर? पहले हम कंपनी क्रिएट करने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, पेपर वर्क एंड ऑल। एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, अब कंपनी यदि शेयर्स ऑफर करना चाहता है तब उसको कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस करने होते हैं। राइट। अब जो हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, इट कैन बी ऑफर्ड फॉर कैश, it can be other than cash, right? For cash may be, it may be to the public or private placement। private placement का मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनआरआईज, इन लोग को डायरेक्टली हम दे रहे हैं। राइट। जब हम पब्लिक को शेयर्स देते हैं तो पब्लिक हमारा शेयर्स क्यों खरीदे कैसे पता चलेगा? Why public should invest in our company shares? Through prospectus। अब ये प्रोस्पेक्टस आपको पहले इशू करना पड़ेगा या शेयर इशू करने के बाद? पहले तो इसमें खर्चा पहले होगा ना, राइट?
तो शेयर इश्यू करने से पहले आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी होता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? इफ आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो क्या आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा क्या? तो क्या इश्यू करना होगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन, समराइज्ड इंफॉर्मेशन देना है। और समराइज्ड इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप लोग शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं, उसके साथ में क्वेश्चन आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस के भी बारे में बोले। एंड इट्स लॉजिकल, यदि आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड पेपर वर्क एंड ऑल भी करना पड़ेगा, उसमें खर्चा लगता है। इज इट क्लियर? तो आपको वो जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी, राइट? तो हम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे की जर्नल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी का केस है तो सारा ट्रांजेक्शन बैंक से होगा। अब यहाँ पे हम एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? जैसे आप रेंट पे करते हो, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो उस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंट अकाउंट। सैलरी पे करने से सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी पे करने से इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। तो शेयर्स इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस कर रहे हो, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब टेल मी, शेयर इशू एक्सपेंस कौन सा नेचर है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर नॉमिनल। तो नॉमिनल नेचर अकाउंट को ईयर एंड में हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। क्लास 11 का लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पे हम क्या करते हैं? नॉमिनल नेचर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे भी शेयर इशू एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब ये क्लोज करने के लिए आप दो जगह से पैसा यूज कर सकते हो। पहले, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा है तो आप वो यूज कर लेना। इफ उसमें पैसा नहीं है तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज कर लेना, मतलब अपना पीएनएल का बैलेंस यूज कर लेना। आई बात समझ में? एक्सपेंसेस के अकाउंट को राइट ऑफ करना है तब। पे करने के लिए तो नॉर्मल एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा ना ईयर एंड में। तो क्लोज करने के लिए आप या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा यूज कर सकते हो या फिर अपना पीएनएल अकाउंट यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये दो एंट्री लिख के रखना। ये लिखना होगा आपका बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6।
एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बुक नहीं है तो क्या करें अब हम? लाया क्यों नहीं? क्या क्या क्या? खरीदा नहीं? लो, मन से मांगोगे भगवान मिल जाता है, या तो किताब क्या है, मांग के तो देखो। दानवीर भरे पड़े हमारे यहाँ। अच्छा देखो सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लियर है ना, क्या होता है? टोटल कैपिटल विच ए कंपनी कैन रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। आगे क्या बोला, डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये 100 क्या है? Yes, face value of share. This is the actual value, original value, nominal value और face value. ठीक है? कंपनी कितना शेयर्स ऑफर कर रहा है? 25,000 शेयर्स ऑफर कर रहा है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा तरीका समझते हैं कैसे करते हैं। हम इशू कितना कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। 25,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितना है? व्हाट इज द इशू प्राइस? 120। अब ये 120 रुपए हमें कैसे कैसे लेना है? एप्लीकेशन के साथ 30, अलॉटमेंट के साथ 45, इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो +20 नहीं होगा। 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 45 में प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड है। दैट मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इशू, आईपी, इशू प्राइस। हाँ, तो अलॉटमेंट में टोटल 45 लेना है, उसमें तो 20 रुपए प्रीमियम का भी तो इंक्लूडेड है ना। तो मेरा फेस वैल्यू पोर्शन कितना हुआ? 25। उससे वही इशू इज इशू, साइज क्या है? फर्स्ट कॉल में कितना? एंड सेकंड एंड फाइनल में क्या हिसाब मैच हो गया क्या? जितना टोटल इशू प्राइस था क्या मैच हो रहा है क्या? बस ठीक है। आगे क्या बोला? यहां तक समझ में आया क्या? अरे जस्ट नॉर्मल ब्रेकडाउन किया है, कंपनी कैसे कैसे पैसा अपना मंगवाएगी। अरे ये 45 समझ में आया क्या? 45 टोटल रुपीज लेना है अलॉटमेंट में, जिसमें से 20 रुपीज आपका प्रीमियम है और 25 रुपीज रिलेटेड टू फेस वैल्यू है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, इसका मतलब हम जितना ऑफर कर रहे हैं उतना ही एप्लीकेशंस आया एट पार। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, सबको शेयर दे देंगे। आगे बोल रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ है 40,000। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग पहले एप्लीकेशन रिसीव वाला एंट्री करेंगे या पहले शेयर इशू एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस। पहले खर्चा पहले होगा और बाद में एप्लीकेशन आना स्टार्ट होगा, राइट? तो पहले शेयर इशू एक्सपेंस का एंट्री करो। ऊपर में लिखोगे कंपनी का नाम, इन द बुक्स ऑफ जेट लिमिटेड, जर्नल, डेट,
particulars LF debit credit. प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। अलॉटमेंट में वो 25 प्लस 20 मतलब कि बी अलॉटमेंट में जो टोटल 45 मंगवाएगा, जिसमें से 20 रुपीज इज फॉर द प्रीमियम। तो यानी फेस वैल्यू से रिलेटेड कितना हुआ 25। अलग अलग इसलिए किया क्योंकि जो प्रॉफिट पार्ट होता है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है ना, इसलिए अलग किया। प्रीमियम जितना में वो सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, तो पहला एंट्री क्या होगा? शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। डेट है, नहीं तो डेट का कॉलम खाली रहेगा। being expenses incurred on हाँ हाँ, हो गया। बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, बस बहुत है। टाइप इक्विटी मेंशन है तो आपको वर्ड इक्विटी यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं मेंशन होता है तब हम शेयर एप्लीकेशन वगैरह करते तो चल जाता। ओके, खर्चा हो गया। अब उसके बाद पहला स्टेप क्या है? राइट ऑफ ईयर एंड में होता है। अब एप्लीकेशंस मिलेगा, तो जब एप्लीकेशंस आएगा तो कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, और जो लोग एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं उनको हम कैटेगरी में नाम दे देंगे। उसका नाम क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है? सिंस यहाँ पे कौन सा शेयर इश्यू कर रहा है कंपनी, तो वो हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है? इफ प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा शेयर तो फिर शेयर एप्लीकेशन। तो पहला एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर बार कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे। प्रेफरेंस इशू किया तो, क्योंकि कंपनी के लिए तो शेयर्स होता है, उससे रिलेटेड खर्चा हुआ। जैसे तुम सपोज तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉई है, तुमने राम के लिए एक खर्चा किया, श्याम के लिए एक खर्चा किया, तो तुम थोड़ी ना लिखेगा एक्स राम्स एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड लिखेगा ना, तो कॉमन यूज होता है। बिंग एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशंस आया? एप्लीकेशंस कितना आया? जितना हम ऑफर कर रहे हैं उतना ही एप्लीकेशंस आया बाबा। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। आप चाहो तो ये साइड कैलकुलेशंस कर सकते हो, ये आपको आगे चल के सिली मिस्टेक से बचाएगा। ठीक है, ये कोई रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता है या फिर एग्जाम में नहीं चाहिए, बट आपको सिली मिस्टेक से बचना है तो आप ऐसे साइड कैलकुलेशन करते रहना। 25,000 पे 30 रुपए करके, क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, या तो पैसा रिफंड करते हैं या शेयर दे देते हैं। यार रिफंड करने का चांस बनेगा क्या? जितना ऑफर कर रहे हैं उतना ही एप्लीकेशन है, सबको शेयर्स दे देंगे। तो सबको शेयर्स देंगे तो जिनका अकाउंट हमने खोला था उनका अकाउंट बंद करना पड़ेगा इंडिविजुअल। अब इनका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? उनके कैपिटल में। कौन सा कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मनी था क्या?
एप्लीकेशन के साथ कहाँ था? वो तो अलॉटमेंट वाले स्टेज में है। यहाँ तो ये पूरा ही फेस वैल्यू रिलेटेड है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल में जाएगा ये। सर ये क्या एंट्री किया तो लास्ट अभी तक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए ना, पहले उन्होंने अप्लाई किया, अब हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। लोग अप्लाई करने के लिए कुछ हम लोग को पैसा दिया, हाँ तो हम लोग 25,000 अप्लाई वो दिया, ऑफर किया, 25,000 आ गया और सब लोग 30 रुपया दिए। हाँ, टेक्निकली हर एक एप्लीकेशन पे 30 रुपए दिया उन लोग। तो हम लोग का 7,50,000 हम लोग के पास पैसा आ गया। हाँ, तो हम लोग शेयर कैपिटल नहीं अब उनके बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स देते ही उनका पैसा बिजनेस में एज ए कैपिटल बोला जाएगा, तो उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। व्हाट वाज आवर थर्ड एंट्री? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो सब लोगों को एक नाम दे देंगे, क्या? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कौन सा नेचर है? पर्सनल नेचर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किन लोगों से मंगवाएंगे? सारा शेयर होल्डर। कितना रुपए करके मंगवाना है? अलॉटमेंट में कितना रुपए करके लेना है एक जन से? 45 रुपीज करके। अब ये जो 45 रुपीज से आपने डेटर बनाया है, इसमें दो पोर्शन है, वन इज फेस वैल्यू, अनदर वन इज प्रीमियम। फेस वैल्यू जाएगा कैपिटल में और प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। Being allotment money due, या हम लोग को पे करना बाकी है मतलब। ये कंपनी हम लोग से मंगवा रही है। अरे हमें डेबिट किया ना, डेटर बनाया। तो हम लोग को 45 रुपीज ईच पे करना पड़ेगा। यस, यस, शेयर होल्डर विल पे टू द कंपनी। क्योंकि उन लोग का लॉट होता है। हाँ, यहां तक क्लियर है? दो सेट से समझा नहीं। कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी, कुछ पैसा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब पता चलेगा। 6,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब ये प्रीमियम कितना था? ये 20 और 25 क्या ऑफर? 25 एंड 20 किया मैंने तो। अरे टोटल 45 रुपीज आप अलॉटमेंट में मंगवा रहे हो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो तुम्हारा प्रीमियम है कितना भाई? 100 रुपए का चीज 120 में दे रहे हो, तो तुम्हारा प्रीमियम तो 20 रुपए हुआ ना। वो तुम 45 के साथ में मंगवा रहे हो, तो ये 20 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। बाकी जो 25 रुपए वो क्या चीज का है? वो तो फेस वैल्यू का है ना। समझ गया। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा 20 रुपया ले रहे हैं सबसे, वो सारा सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा रहे हैं, और बाकी तो नॉर्मल उनके कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं? मनी रिसीव का। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई एरियर कर रहा है क्या? कोई एडवांस में दे रहा है? नहीं, तो जितना ड्यू किया उतना पैसा मिल जाएगा। एंट्री क्या होगा? यस, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने डेटर बनाया था उनका अकाउंट क्लोज कर दो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अगला स्टेप में क्या करेगा कंपनी? फर्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा। अब फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम पोर्शन भी है क्या? पूरा फेस वैल्यू पोर्शन है, तो अब हम सबको क्या नाम दे देंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नाम दे देंगे। उस नाम से लेटर बनाएंगे तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due. हम्म सेकंड कॉल तो फाइनल लिखना पड़ेगा। बिकॉज वो लास्ट है, तो जब लास्ट डे होता है तो हम लोग को सेकंड एंड फाइनल, या थर्ड होगा तो थर्ड एंड फाइनल ऐसे यूज करना है। थर्ड को पढ़ाने में कुछ भी बना दो, एक साल में प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? रिसीव एंट्री। कोई एरियर नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई पहले नहीं दे रखा, तो पूरा पैसा अभी मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being first call money received इसके बाद क्या करना है? सेकंड कॉल मनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। हम्म फाइनल देखिए तो अकाउंट में से पैसा बचता है तो फिर उसको हम लोग लेना ही पड़ेगा वहाँ पे। मतलब तो उसके बाद अपना हाँ, वहीं से राइट ऑफ करेंगे। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, लॉजिक बताऊंगा आगे चल के जब मैं आपको यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बताऊंगा। क्या चीज? प्रीमियम से फायदा क्यों होगा? स्टार्टिंग में डिस्क्लोज रहता है, ऐसा थोड़ी ना अपने मर्जी से आगे चल के प्राइस बदलेगा। फिर क्या करेंगे? फाइनल कॉल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल। Paying final call money received। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है भाई, क्रेडिट किया था आपने और वो पैसा आया भी है। नहीं भी होगा तभी भी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस होगा तो हम पहले वही यूज करेंगे। मार्क्स का जब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज होता है, तब आप उसी को यूज करोगे पहले। Being expense transferred। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। नहीं, प्रीमियम मतलब रिजर्व। प्रॉफिट, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, बिकॉज प्रॉफिट्स तो मालिक लोग का होता है। हाँ, अकाउंट क्लोज किया ना हमने, ट्रांसफर ही तो किया अकाउंट को। अरे कुछ भी लिखो, बिंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बिंग एक्सपेंस ट्रांसफर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स नहीं घटेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बाबा? किसी को डाउट इस बेसिक क्वेश्चन में? फ्लो ऑफ कंपनी अकाउंट्स में कोई डाउट? किस प्रोसेस से चलते हैं? अरे बाबा किसी को भी डाउट है तो पूछो। कुणाल जी, डाउट? भाई जी, आंखों से नींद को भगाओ, आंखों से नींद को भगाओ। डिफॉल्ट प्रॉब्लम है। ये समझ में आया? अब सुनना एक कंसेप्ट। समटाइम्स क्वेश्चन माइट आस्क यू टू प्रिपेयर कैश बुक। When question asks to pass journal and cash book, क्या हमें क्लास 11 का कैश बुक याद है? क्लास 11 में कैश बुक बनाना सीखा था, राइट? कैश बुक कैसा बनता था? ऐसा कुछ समथिंग, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। किस तरफ क्या लिखते थे हम? एक साइड, यस, एक साइड जाता है वो लिखते थे और एक साइड जो पैसा आता है वो लिखते थे। मुझे एक्सपेंस इनकम से क्या ले, मेरा पैसा आया और गया। रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट एन एक्सपेंस, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है? कैश बुक, यहाँ पे सिर्फ हम पैसा आना और जाना लिखते हैं। जब पैसा आएगा तो किस तरफ लिखते थे? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, इधर आएगा, और जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है? रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड, पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम होता है, पैटी कैश बुक होता है, ये सब होता है, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी, जब ये कैश बुक बोल रहे हैं, इट मींस दे टॉक अबाउट ओनली कैश बुक बैंक कॉलम। याद करो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर था 11 का, उसमें हम जब कैश बुक की बातें करते थे तो सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते थे, ठीक है? तो रिमेंबर कि कंपनी अकाउंट्स में जब जब वो कैश बुक बोलेंगे
दे टॉक अबाउट कैश बुक बैंक कॉलम। ठीक है, हमें कैश ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। आएगा तो डेबिट साइड में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, नहीं कैश का कॉलम ही नहीं बनेगा, एक ही अमाउंट का कॉलम रहेगा, और वो अमाउंट का कॉलम बेसिकली बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ ठीक है, अब और कुछ पुरानी यादें रिकॉल करते हैं। कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। जब हम कैश बुक बनाते थे, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, क्योंकि एक लेजर क्या बताएगा, उसका फाइनल बैलेंस, तो वो बैलेंस तो मुझे कैश बुक भी बता देगा। इसीलिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं था, राइट। इट मीन्स कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। दैट मीन्स जब आप कैश बुक बना रहे हो तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको जर्नल में नहीं करना। जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन आपको जर्नल में शो नहीं करना। इफ आप शो करोगे तो मार्क्स चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज कैश बुक सर्व्स द बोथ पर्पस, जर्नल एज वेल एज लेजर। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो क्वेश्चन में जब आपसे जर्नल एंड कैश बुक दोनों पूछेगा तो हम जर्नल में अदर देन बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन है वो शो करेंगे। बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है कहां शो करेंगे? कैश बुक में शो करेंगे। क्लियर है ये चीज? all the transactions related to bank will be recorded in cash book. All the transactions related to bank will be recorded in cash book. No journal will be passed for such transactions. समझ में आया? जब क्वेश्चन आपसे कैश बुक बोलेगा तो आप बैंक वाला ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, डायरेक्टली उसको कैश बुक में दिखाओगे। दैट्स इट। इज इट क्लियर? इसका मतलब इफ जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उसके अंदर कैश बुक मांगता तो हम कौन सा एंट्री का जर्नल नहीं करते? हम ये एंट्री नहीं करते, ये डायरेक्ट मेरा कैश बुक में जाता। ये एंट्री ये नहीं होता, ये नहीं होता बिकॉज बैंक वाला है। फिर ये वाला एंट्री भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये एंट्री भी हम जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते। ये सारा डायरेक्टली हम कहाँ रिकॉर्ड करते? कैश बुक में रिकॉर्ड करते। क्लियर है? आई बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट? सबसे पहले आप करते हो रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में दो चीज आती है, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। छोटा बिजनेस होता है तो हम जर्नल करते हैं, जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है अलोंग विद जर्नल वी प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें आप लोगों ने कैश बुक सीखा था, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब सीखा था, राइट? तो सब्सिडियरी बुक्स इज बेसिकली जर्नल ओनली। यहां तक समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्वेश्चन के साथ देखते हैं, क्योंकि अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जब अपन हाई एंड क्वेश्चन करेंगे ना, वहां कैश बुक वाला थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना है।
बट आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन ने कैश बुक मांग लिया तो हम बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन जर्नल नहीं करेंगे। क्लियर है? सी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, कीरोन टेक्सटाइल लिमिटेड। डेबिट साइड में पैसा आता है, अरे भाई फॉर्मेट ऑफ कैश बुक बनाए क्या? अरे वो तो टॉप में वैसे भी लिखना होगा। बस ये फॉर्मेट है कैश बुक का। पर्टिकुलर्स लिखो या रिसिप्ट पेमेंट लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, अच्छा ये लिख लिया क्या? एक कर लिया क्या बाबा? लिखना हुआ। नंबर 9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सॉरी नंबर 8। पर्टिकुलर्स लिखो या रिसिप्ट लिखो, बात एक ही है। तुम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हो, रिसिप्ट पेमेंट भी मेन तो कैश बुक में रिसिप्ट पेमेंट लिखा जाता है, बट पर्टिकुलर्स भी कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर 8 में क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नंबर 8, एक कंपनी है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड, वो क्या ऑफर कर रहा है? 50,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। कितना में ऑफर कर रहा है? है कितना में ऑफर कर रहा है? 14 रुपए में। 4 रुपए में डिस्काउंट ऑफर हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो यानी कितना रुपए इशू प्राइस हुआ? 14 रुपीज। देन कितना प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर रहा है? 2000 प्रेफरेंस शेयर। 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर? 6% प्रेफरेंस शेयर, ये ध्यान रखना, ये उसका नाम है। ये परसेंटेज को अलग मत करना। 6% किसको डिनोट कर रहा है? डिविडेंड। फेस वैल्यू पे जो डिविडेंड दिया जाएगा दैट विल बी एट द रेट 6%। ठीक है, वो 6% डिविडेंड रेट है। तो ध्यान रखना आप लोग हर जगह 6% प्रेफरेंस शेयर बोल के पूरा लिखोगे। देन बाकी क्वेश्चन में बाइफिकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन के साथ कितना, अलॉटमेंट के साथ कितना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ठीक है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पार्ट देखो क्या लिखा है, all the shares were fully subscribed, called up and paid up. Record this transaction in journal and cash book. पिछले वाले में खाली जो बैंक था वो सब हम लोग कैश बुक। Yes. अब यहाँ पे अच्छे से समझना, जब आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा तो आप क्या एंट्री करोगे? एक बार वर्बली मेरे को बोलो तो, जब एप्लीकेशन रिसीव होगा तो क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं ना एप्लीकेंट्स, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्रेडिट तो हो ही रहा है। अरे कोई बात, उससे क्या है, वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? सेकंड एंट्री बोलो, ट्रांसफर एंट्री क्या होगा बोलो?
6% preferential account debit, equity. 6% preference share application account debit, equity share application account debit to equity share capital to 6% preference share capital. इक्विटी का पैसा इक्विटी के कैपिटल में जाएगा और प्रेफरेंस का पैसा प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल में जाएगा. 6% लिखना पड़ेगा. क्या चीज? 6% हाँ मेंशन करना पड़ेगा. उसका पूरा नाम है. अच्छा नहीं लगेगा ना हर जगह कोई डॉक्यूमेंट में अमन अग्रवाल, कोई जगह अमन. पूरा नाम से इज्जत से बुलाने का. तो पहला एंट्री जर्नल होगा या कैश बुक में आएगा? कैश बुक में आएगा. कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. In the books of किरण टेक्सटाइल्स लिमिटेड, बाबा कंपनी का नाम लिखना है हर बार. एक बार अगर जर्नल के लिए लिख दिया नाम कंपनी का तो कैश के लिए फिर से लिख दो. नहीं, अब तुम लोगों को लगे भैया आपने पर्टिकुलर्स क्यों लिखा. अरे दोनों चलता है. आप पर्टिकुलर्स लिखो कैश बुक में या रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखो, फर्क नहीं पड़ता है. तो 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. कितना एप्लीकेशन आया बाबा? जितना ऑफर कर रहे हैं उतना ही. तो 50,000 इंटू कितना? ये पागल हो गए क्या? एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा ले लिया क्या आप लोगों ने? अरे 3.5 ऑन इक्विटी एप्लीकेशंस एंड 30 रुपीज ऑन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. तो 50,000 इंटू 3.5, 1,75,000. अरे यही तो आया. 50,000 एप्लीकेशंस और हर एक एप्लीकेशन पे 3.5 रुपए क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है. दो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स और एक एप्लीकेशन के साथ 30 रुपए करके 60,000. पहला एंट्री हो गया. बोलो. ये 1,75,000 50,000 इंटू 3.5 रुपए तो था एप्लीकेशन के साथ इक्विटी शेयर्स का. नेक्स्ट क्या होगा? एप्लीकेशन तो मिल गया. अब क्या करना है? उनको शेयर्स देना है. तो शेयर्स देने में तो बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं. रिफंड विफंड कुछ कर नहीं रहे. तो उसका नॉर्मल जर्नल एंट्री पास होगा. एक पेज लगेगा नहीं, आधा पेज ही लगेगा. ट्रांसफर एंट्री बताइए क्या होगा?
हाँ कुछ भी कर सकते हो, पहले इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस लिखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल to 6% preference share capital being application money transferred। एप्लीकेशन कब से ड्यू होने लगा? बर्बाद हो जाएगा कंपनी एप्लीकेशन ड्यू करने लगा तो। जितनी एप्लीकेंट्स थे हमने सबको शेयर्स दे दिया। अगले कदम में क्या करना है? अगले कदम में कैश बुक में होगा या क्या? जर्नल अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। व्हाट विल बी द ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट? Debited, equity share account debited, equity share allotment account debited, 6% share debited, equity share ये हो गया, सुन तो रही था हम। अरे सुनो बाबा, इतना मेहनत काहे करते हो? आपको डेटर बनाना है, सारे शेयर होल्डर को डेटर बनाना, इरेस्पेक्टिव वो इक्विटी है चाहे प्रेफरेंस है, राइट? क्योंकि उनका अकाउंट तो वैसे भी बंद करना है हमें। तो यूज ओनली कॉमन नेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम मेंशन ही नहीं करेंगे कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है। अरे तो मजा आना था क्या जरूरत पड़ा? तो ये अकाउंट तो वैसे भी क्लोज ही करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी वालों से कितना रुपए मंगवा रहे हैं अपन? इक्विटी वालों से अलॉटमेंट में कितना रुपए लेना है? 6.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू पोर्शन कितना हुआ? 2.5। अब प्रेफरेंस वालों से कितना रुपए मंगवा रहे हैं हम? 20 रुपए। डाउट? आपने क्या किया, शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का फीस मंगवाना है, तो उनको डेबिट करोगे, डेटर बनाओगे। तो मेरे टोटल शेयर होल्डर दो तरीके के, एक इक्विटी है और एक प्रेफरेंस है। इक्विटी वाले 50,000 है और प्रेफरेंस वाले 2,000 है। इक्विटी वालों से 6.5 रुपए करके मंगवाना है और प्रेफरेंस वालों से 20 रुपए करके। अब इक्विटी में दो पोर्शन है, वन इज फेस वैल्यू, अनदर वन इज प्रीमियम। उनका फेस वैल्यू उनके कैपिटल में चला जाएगा और प्रीमियम पोर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस वालों के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं था, पूरा फेस वैल्यू है, वो उनका पूरा कैपिटल में चला जाएगा। being allotment money ड्यू कितना आएगा? 40,000 इधर हो गया, 50,000 इंटू 6.5, हाँ 365।
तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऐड हो जाता। अलग से क्यों बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। What will be your next entry? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, किसी का एरियर नहीं है, कुछ एडवांस नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो एक बार ये सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना, मतलब कि कितना जो आप लोग एक्स्ट्रा दे रहे हो अलग से। तुम कितना रुपए में इशू किया था शेयर? 10 का शेयर 14 में इशू किया था, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा हुआ ना। और ये पूरा एक्स्ट्रा मनी तुम अलॉटमेंट में ले रहे, तो अलॉटमेंट में टोटल 6.5 ले रहा है, तो 4 तो एक्स्ट्रा वाला है, 2.50 इंटू करना पड़ेगा 50,000। वो आएगा कैपिटल पोर्शन फेस वैल्यू। क्लियर है ये? तो ये हम लोग खाली इक्विटी शेयर करते हैं। हाँ तो कैपिटल में तो कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, मालिक तो आप फेस वैल्यू पोर्शन से ही बनोगे ना। हाँ। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लिया जा रहा है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। नहीं, हम पूछ रहा था मतलब जैसे 10 का ये हम लोग 14 में इशू किया, तो सिर्फ प्रेफरेंस के लिए कैसे नहीं करते? प्रेफरेंस में बोला ही नहीं ना, प्रेफरेंस का शेयर्स तो अपने पार पे इशू किया है। हाँ, थर्ड पार्टी है इसलिए उसके लिए। हाँ इसके लिए कुछ नहीं है प्रीमियम। नेक्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करो, करो। किसने रोका, करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी वालों से कितना रुपए लेना है? 2 रुपए, और प्रेफरेंस वालों से 25 रुपए। इक्विटी वालों से जो फर्स्ट कॉल ले रहे हो, क्या उसमें कोई प्रीमियम अमाउंट है? पूरा फेस वैल्यू है, तो वो कैपिटल में चला जाएगा। Being first call money due क्या लिखा, तुमको भी समझ में आता है क्या? सर वो भाई बैलेंस कौन करेगा इसको, कैश बुक को? कैश बुक को बैलेंस करो। ये बात छोड़ दीजिए, ये सब चाहिए। डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड देना ही नहीं है तुम लोग को, बस उतना ही कंसेप्ट सीखना है। बस उतना ही सीखना था जितना डिविडेंड सीखना था। पाटा बुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो हायर लेवल में आफ्टर क्लास 12। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? रिसीव एंट्री कहाँ आएगा? कैश बुक में आएगा। वन लैख 50,000। इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव करो। हम्म, नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा उसके लिए, तुम अकाउंट लिखे हो नहीं लिखो।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। Being second and final call money due. बाय बैलेंस सीडी करेंगे। इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। बाबा फाइनल कॉल ड्यू में डाउट, फिर क्या करें? रिसीव कर लेते हैं। इफ आप कैश बुक को ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। आपको बैलेंस करना होता है। बाय बैलेंस सीडी क्लियर है? ब्रॉट डाउन करने का जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग करने का जरूरत है। जिसका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताओ। भेज रहा है। एटीन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 सेल्फ ट्राई करो। उसमें आपको बैलेंस शीट वाला पोर्शन नहीं करना है, सिर्फ जर्नल करना है। अभी तक हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन नहीं सीखा है, ठीक है? सिर्फ जर्नल वाला पोर्शन करना है। एटीन में पहले ये ध्यान में रखना कि आपका फेस वैल्यू 10 रुपए और इश्यू प्राइस 12 है। एप्लीकेशन में कंपनी 3 रुपए ले रहा है और अलॉटमेंट के साथ में 2+2 है, 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, दैट इज 2+2। एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, क्योंकि आप पूरा 12 रुपए हो गया क्या? इसका मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना रुपए मंगवाएगा कंपनी? 3 रुपए। जब भी मंगवाएगा, अभी नहीं मंगवा रहा है, करंट ईयर में सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू नहीं कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ड्यू करेगा, राइट? अभी अपने को सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही एंट्री करना है, उसके बाद मैं जब बोलेगा तब। अभी आपको फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री करना है। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आपको बस फर्स्ट कॉल तक ही करके आना था, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीव एंट्री। लेकिन अभी फॉर नॉलेज पर्पस आई एम टेलिंग यू, अज्यूम कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी ड्यू किया है और उसका रिसीव एंट्री भी करो, ठीक है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं है, आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा पार्ट कि आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मंगवाना है और उसका रिसीव एंट्री भी करना है।
एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता तो आपको फर्स्ट कॉल रिसीव एंट्री तक ही करना था, दैट्स इट, खत्म। बट अभी आप क्या करोगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री भी करोगे और उसका रिसीव एंट्री भी करोगे। पहला दो एंट्री में तो तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। हम जितना ऑफर कर रहे हैं उतना ही तो एप्लीकेशंस आया है, और हर एक एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए करके, और उतना ही हम शेयर्स उनको दे देंगे। तो पहला दो एंट्री में गड़बड़ नहीं होना चाहिए बाबा। पहला दो एंट्री में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट कहाँ पे? थर्ड वाला। मैंने बोला क्या, पे कर दे, तुम बुद्धि लगाओ। क्योंकि इंसान पहले पुराना वाला देगा ना। हाँ, थर्ड वाला एंट्री में क्या, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री में, तो यहाँ पे टोटल 4 रुपए हमको अलॉटमेंट में मंगवाना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना था, 2 रुपए था ना। तो हम जब मंगवाएंगे तो उनको डेबिट करेंगे, शेयर होल्डर को। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 इंटू 4 रुपए करके, 20,000 इंटू 4, 80,000 डेबिट हो गया शेयर अलॉटमेंट। लेकिन उसमें से 2 रुपए तो कैपिटल में जाएगा और 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू टू, दैट्स द ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट। हो गया क्या फाइनल कॉल रिसीव तक का एंट्री? थर्ड एंट्री तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर हमने फर्स्ट वाला जो किया था उसमें 45 + 20 था। वहां पे तो हमने वो मतलब कुछ डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पे हम 2 + 2 कर रहे थे। फर्स्ट वाले में 45 + 20 नहीं था, 25 + 20 था। किसने कहा फोर्टी अच्छा। फाइव प्लस था? क्या कर रहे हो बाबा? टोटल 45 रुपीज लेना है अपन को, इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलग से प्रीमियम थोड़ी है। ओके सर। ऑनलाइन वाले आधे तो फाकीबाज है, गायब ही हो जाता है, ज्वाइन करता है गायब। अपनी दुनिया चल रही होगी, बाद में लास्ट में तड़पेंगे ना तब मजा आएगा। फर्स्ट कॉल पर करना है। आपको लास्ट तक करना है, सेकंड कॉल भी ड्यू करना है, सेकंड कॉल का रिसीव एंट्री भी करना है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं है, बट मेरा रिक्वायरमेंट पार्ट है। बस अभी सेकंड पार्ट की एंट्री करना तो बाकी जो क्या सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करो और रिसीव करो। फर्स्ट कॉल जैसे फर्स्ट कॉल हो रहा है वैसे सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री तक डाउट है क्या?
फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री तक डाउट है क्या? फर्स्ट कॉल का रिसीव गलत। कॉल से एडवांस हाँ, लेकिन सेकंड में क्यों? वो दिया तो फर्स्ट कॉल में है, तो तुमको तो आज ही बैंक में पैसा मिल गया। हाँ, उसको एडजस्ट करते हैं हम। एडजस्ट में कुछ मतलब सेकंड एंट्री लिखना पड़ेगा उसे। आएगा, अभी सिखाएगा। यहाँ तक फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री तक बाबा, बाकी लोग को प्रॉब्लम है क्या? पहुंच गया क्या फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री तक? अब देखो क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री तक हो गया क्या? अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, 300 शेयर होल्डर ऐसे हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट कॉल तो पे किया, उन्होंने अपना सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी अभी पे कर दिया आपको, एंड 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं वो अपना फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं पे कर रहे। तो जो लोग पैसा नहीं देते उनको हम कहाँ डाल देते हैं? कॉल्स इन एरियर में। और जिन लोगों ने मुझे आज ही पहले का पैसा दे दिया, उसको पैसा कहाँ डालोगे आप लोग? कॉल्स इन एडवांस में। क्लियर है? तो मेरे बैंक में कितना रुपए आएगा? हमने टोटल 20,000 वालों से ड्यू किया, जिसमें से 1000 वालों ने एरियर कर दिया, तो 19,000 इंटू 2 रुपीज, ये तो आएगा ही फर्स्ट कॉल का। प्लस 300 शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं? सेकेंड कॉल का पैसा भी तो अभी दे रहे हैं ना, तो 300 इंटू 3, ये पैसा भी मेरे बैंक में आएगा। क्लियर है? और जो लोग नहीं दे रहे उनको अलग से सेपरेटली हम कहां डाल देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, 1000 इंटू 2। और जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा अभी दे दिया, वो पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी, वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। हाँ, सर आप एक बार वापस समझा दोगे, मैं नहीं हो गई। 20,000 वाले शेयर, टोटल 20,000 शेयर होल्डर है कंपनी के, आपने उनसे फर्स्ट कॉल ड्यू किया। अब उसमें से 1000 शेयर होल्डर अपना फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे कर रहे, तो उनको हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल दिया। 1000 इंटू 2 रुपीज करके ये कॉल्स इन एरियर में चले गए। इसका मतलब बाकी 19,000 तो पे कर रहे हैं ना, तो 19,000 इंटू 2 रुपीज करके वो मेरा बैंक में आएगा। प्लस क्वेश्चन इज सेइंग देयर आर 300 अनदर शेयर होल्डर, they paid their second and final call along with first call, तो वो पैसा भी अभी मेरे बैंक में आ जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना रुपए मंगवाना था? 3 रुपए, तो 300 इंटू 3, वो भी मेरे बैंक में आ गया। बट दिस अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड टुडे इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। और जितने से आपने फर्स्ट कॉल दैट इज डेटर बनाया था, उतने से पूरा क्लोज हो जाएगा अकाउंट। क्लियर है? समझ में आता है? ये भी गलत। क्यों पेपर नहीं किए के बाद तो पे नहीं किया तो एरियर कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा, इस अभी बता, सबको बता। हाँ, उधर आए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक डाउट? अब कंपनी को क्वेश्चन तो खत्म हो चुका, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन खत्म, पर हम एक स्टेप थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स से सपोज कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किया, तो ड्यू करेगा तो किन से ड्यू करेगा? जो ऑलरेडी सेकेंड कॉल का पैसा दे चुका उनसे ड्यू करेगा क्या? जिन्होंने एरियर किया उनसे ड्यू करेगा क्या? या जिनसे पैसा मिला है सिर्फ उनसे ड्यू करेगा? लास्ट क्लास में बताया था, ड्यू सबसे होता है, इट इज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, सबको जाता है, फिल्टरिंग नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। इफ पेड देन इग्नोर। आई बात समझ में?
तो ड्यू एंट्री सारा शेयर होल्डर्स के लिए होगा। टोटल कितने शेयर होल्डर्स है? 20,000। तो 20,000 शेयर होल्डर पे हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, कितना रुपए करके? 3 रुपए पर शेयर। यहां तक समझ में आता है? तो मेरा सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा फीस वैल्यू तो मंगवाना है अपने को। अरे बाबा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री में डाउट है क्या? किसमें? क्वेश्चन बोल थोड़ी ना है एरियर का पैसा मिल गया। एरियर का पैसा मिलेगा तब हम रिसीव करेंगे ना, या फिर हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तब हम इस अकाउंट को बंद करेंगे। अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चलता जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, फाइनल कॉल ड्यू कर लिया। अब एक चीज देखो, ब्लंडर क्या होता है, अब ये फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री में आपने टोटल 20,000 शेयर होल्डर से ड्यू किया, उसमें से 300 शेयर होल्डर उन्होंने तो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के साथ ही पैसा दे दिया था अपना, उन लोग तो अभी पैसा देंगे नहीं, तो बचा 19,700। एंड आप लोग क्या सोच रहे हो कि बाकी बचे हुए 19,000 शेयर 700 शेयर होल्डर अपना फाइनल कॉल मनी पे कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज देर आर 1,000 शेयर होल्डर उन्होंने फर्स्ट कॉल का एरियर किया था। मैंने ऐसा बोला क्या कि वो 1,000 शेयर होल्डर अपना पैसा दे रहे? इफ उन्होंने फर्स्ट कॉल में एरियर किया तो ऑब्वियस सा बात है, बिफोर पेइंग फॉर द सेकंड कॉल दे हैव टू पे फॉर फर्स्ट कॉल। ऐसे नहीं हो सकता कि फर्स्ट कॉल एरियर चल रहा हो और वो अपना सेकंड कॉल दे देंगे। ईदर दे हैव टू फर्स्ट पे द फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल, या फिर along with the second call they have to pay their first call area amount। बट क्या हमने ऐसा कुछ बोला? नहीं। इट मींस जिसने फर्स्ट कॉल का एरियर किया था वो कंटिन्यूएशन में सेकंड कॉल भी एरियर रहेगा, उन लोग अपना सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं देगा। आई बात समझ में? तो जो लोग सेकंड कॉल का पैसा नहीं देगा उनका पैसा कॉल्स इन एरियर में जाएगा। जिनका पैसा हमें पहले ही मिल गया था वो तो हमारे लिए लायबिलिटी था, अब वो एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे मतलब वापस डेबिट हो जाएगा, तो कॉल्स इन एडवांस वापस डेबिट हो जाएगा और बाकी बचे हुए शेयर होल्डर का पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए मैंने आपको बोला कि सेकंड कॉल का एंट्री करो। हाँ, नहीं वो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ना, कैरी फॉरवर्ड ही तो हो रहा है। जब तुम लास्ट में लेजर बनाएगा तो उसमें तो टोटल एरियर कितना आएगा? 5,000 आएगा ना। 2,000 एक बार डेबिट किया और एक बार 3,000 डेबिट किया, तो टोटल एरियर कितना हो गया? 5,000। वो तो लेजर में आएगा, जर्नल में कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? ये लास्ट एंट्री समझ में आया क्या? ये लास्ट एंट्री क्लियर है क्या बाबा? हाँ, ट्रीट कर सकते, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता कौन सा शेयर्स है तो वी ऑलवेज अज्यूम इक्विटी शेयर्स ही है। लास्ट एंट्री में दिक्कत है क्या? एरियर ही है। हाँ, ऑनलाइन वाला लास्ट वाला एंट्री में कोई डाउट है तो पूछ लो। बाबा बेसिक क्वेश्चन कैसे करता है समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक शेयर्स में? सबका ये हो जाए तो बताना, कुछ टर्म्स सीखने अपने को। मैंने बोला था कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ थोड़ा थ्योरी सीखेंगे, ठीक है? छोटू सा है। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल? एक टर्म हुआ कैपिटल रिजर्व और एक टर्म हो गया रिजर्व कैपिटल। दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? थोड़ा और अच्छे से बताओ। ठीक है, कौन कैपिटल बोले तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैपिटल?
हाँ तो क्या कौन सा पार्ट रिजर्व करके रखा है? When a part of the issue price या फिर part of the face value which will be called only at the time of winding up of the company. देखो जनरली क्या होता है, once the shares are allotted, the entire process of taking money should be completed within 1 year from the date of allotment. Once the shares are allotted, उस शेयर से रिलेटेड जितना भी पैसा है कंपनी को वो सारा का सारा पैसा लेना है शेयर होल्डर से विद इन 1 year. दिस इज द लॉ. ठीक है. बट यदि कंपनी चाहता है कि कुछ पोर्शन ऑफ दैट मनी वो कॉल करेगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी बंद होने वाला होगा. इफ आपने कंपनी से शेयर्स लिया है तो अप टू द इश्यू प्राइस ये आपका लाइबिलिटी है, ये तो देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड. लेकिन शेयर्स के केस में लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. इतना तक कंपनी हमसे पैसा मांग सकती है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकती. राइट. सपोज टोटल 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, कंपनी बोलता है 1 रुपए, आई एम कीपिंग इट एज ए रिजर्व्ड कैपिटल. मतलब क्या इसका कोई अकाउंटिंग होना चाहिए क्या? इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन. रिजर्व कैपिटल मतलब कंपनी बोलती है ये 1 रुपए जो है ये मैं अभी नहीं मंगवाऊंगी, ये कब मंगवाऊंगी? जब कंपनी बंद होने वाला होगा और कंपनी के पास डेफिशिएंसी होगा. मतलब कंपनी बंद कब होता है? जब हालत खराब होती है. और जब हालत खराब होगी कंपनी को अपनी एसेट्स बेचना है और बाहर वालों को पैसा चुकाना है. अब बाहर वालों को पैसा चुकाने के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है तो पैसा कौन लाएगा? मालिक लोग. लेकिन मालिक का यदि पूरा शेयर्स पे पैसा पे कर रखा है वो तो 1 रुपए भी नहीं देंगे. राइट. तो कंपनी बोलती है फ्यूचर के लिए मैं ये 1 रुपए बचा के रख रही हूँ. इफ फ्यूचर में मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हुई एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तब मैं शेयर होल्डर से मंगवाऊंगी और उन्हें देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं. उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. अ पार्ट ऑफ द शेयर विच विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल. इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता. रिजर्व कैपिटल इज जस्ट अ स्टेटमेंट गिवन बाय कंपनी टू द सेबी एंड कंपनीज है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. राइट. फिर एक होता है कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व बेसिकली द कैपिटल प्रॉफिट विच यू ट्रांसफर टू द रिजर्व. एग्जाम्पल, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट. आपका एक मशीनरी है 10,000 का, आपने उसको 15,000 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ. नाउ दिस इज नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट, दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट. अब ये कैपिटल प्रॉफिट से ही हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दीज आर ऑल कैपिटल लॉसेस. उसको राइट ऑफ करने के लिए हम ये कैपिटल रिजर्व यूज करते हैं. तो प्रैक्टिकली कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग होता है क्योंकि वो हमने रियलाइज किया है और वहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं. क्लियर है. लेकिन रिजर्व कैपिटल का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है. समझ में आया डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट ही है. यहां से यदि आप इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे तो बिकम्स माय कैपिटल रिजर्व. हाँ. इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, कोई रिजर्व होता ही नहीं. किसी से भी करके रखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस. इट इज नेवर एन एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. प्रीमियम खर्चा. समझ में आया व्हाट इज रिजर्व कैपिटल एंड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? रिजर्व कैपिटल क्या है? क्या है मतलब रिजर्व कैपिटल किस वैल्यू को बोलते हैं? पार्ट ऑफ द शेयर विच विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं. और कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. समझ में आया? ठीक है. उसके बाद में अंडरराइटर कौन था? ब्रोकर, जो गारंटी लेता है कि शेयर्स बिकवा देगा. राइट. नहीं भी, और उसके लिए वो क्या चार्ज करता है? फीस. उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन. ऐसा क्यों? व्हाई वी अपॉइंट अंडरराइटर? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है.
कोई इंसान क्यों ब्रोकर को अपॉइंट करके उसको फीस देगा? मैं तो अपना मार्केटिंग कर सकता हूँ खुद। उसके पास ही राइट है। हाँ बोलो, कुछ तो बोल रहा था। सेबी का ये रूल नहीं है। अब यहाँ पे आता है सेबी। देखो, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक होता है आईपीओ। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम अंडरराइटर को अपॉइंट नहीं करते। जब हम पब्लिक के पास जा रहे हैं ना शेयर्स बेचने के लिए, तब हम अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं। पब्लिक को शेयर बेचना है तो आपको जाना पड़ेगा शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट जाना है तो वहां पे दादाजी है सेबी, उनकी सुननी पड़ेगी। अब सेबी क्या बोलता है कि भाई साहब, आप मेरे घर में आके जितना शेयर्स बेचना चाहते हो पब्लिक को, उसका यदि 90% एप्लीकेशंस नहीं आया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो, मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आना होगा आपका। इफ मिनिमम 90% एप्लीकेशन नहीं आया, मैं आपको अपने घर से तो लात मार के निकालूंगा ही, आप पे पेनल्टी चार्ज करूंगा, और जिंदगी में भूल जाना वापस शेयर मार्केट में आने के लिए। बहुत बड़ा रेपुटेशन स्टेक में होता है कंपनी का। इस डर की वजह से कंपनी अंडरराइटर को अपॉइंट करती है कि साला कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमें 90% से नीचे एप्लीकेशंस आए। अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, बट कितने तक अलाउड है? 90% तक। उसके नीचे यदि हुआ ना, सेबी अपने दरवाजे पे एक शेयर बिकने नहीं देगा आपका। सारा का सारा एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता है। आई बात समझ में? इस वजह से हम लोग अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं। नहीं, अंडरराइटर पूरा गारंटी लेता है 100% का। मैं यदि एजेंट को अपॉइंट कर रहा हूं तो मैं उसका टर्म्स नहीं रखता, मैं उसको सीधा बोलता हूं भाई तू मेरा पूरा शेयर बेचेगा तो तू खरीदेगा। वो खरीदता है, अंडरराइटर खरीदता है। बेचो, जो करना है करो, मेरा तो बिक गया ना शेयर। एप्लीकेशन तो आ गई ना, जितनी एप्लीकेशन नहीं बिकी उतना एप्लीकेशन अंडरराइटर डालता है अपने तरफ से। समझ में आया ये कंसेप्ट? जा कहाँ रहे हो? ये लिखोगे तुम लोग, ठीक है? फोटो खींच लेना। कैपिटल रिजर्व किसको बोलते हैं? रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। सच रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू राइट ऑफ फ्यूचर कैपिटल लॉसेस, यानी रेकरिंग लॉसेस नहीं, नॉन रेकरिंग लॉसेस। इट इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, सीबीएसई वालों, सेवा वालों बाद में समझेंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने यहाँ क्यों लिखा। जिसने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा है उसको पता होगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है सारा रिजर्व। एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट: प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर भी तो फायदा ही है। जितना पैसा कंपनी को मिल चुका वो तो रिटर्न नहीं करना, तो वो भी तो फायदा ही है। क्या ये डेली होता है क्या? इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट विच एट द एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, वेयर एज रिजर्व कैपिटल क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल which will be called only at the time of winding up of the company. No accounting treatment is done for reserved capital. No accounting treatment is done for reserved capital. क्लियर है ये? अरे बाबा, बहुत बार स्कूल वाले पूछते हैं, इवन आपके बोर्ड्स में भी, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या और रिजर्व कैपिटल क्या है, और अकाउंटिंग किसका होगा किसका नहीं होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा? मिनिमम एप्लीकेशंस कितना होना पड़ेगा? एज पर सेबी। ध्यान रखना, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सेबी को फर्क पड़ता है। बोलता है मेरे घर पे आके यदि शेयर बेचोगे तो कम से कम 90% एप्लीकेशन आना पड़ेगा, मतलब आपकी रेपुटेशन उतनी हाई होनी पड़ेगी। क्लियर है? एंड द लास्ट वन अंडरराइटर के बारे में लिखा है कि वो पर्सन जिसको हम अपॉइंट करते हैं ताकि वो मेरा शेयर्स बिकवा दे, बदले में वो जो फीस चार्ज करता है, दैट फीस इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है? इतना रिवाइज करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।